मुझे ईरान से किसी सुपर पावर से कम कर लग रहा है क्या? तो इनका मेन काम क्या होता है सर? ये कैसे किसी भी टारगेट को एलिमिनेट करते हैं? यूरोप के लीडर्स उठा के ईरान को फोन कर रहे हैं कि भाई बताओ हमें हॉर्मुज से निकलने का क्या लोगे। हर देश क्या कर रहा है सर? एयर स्ट्राइक कर रहा है, मिसाइल हमले कर रहा है। पहले तलवारों से जंग लड़ी जाती थी, फिर तोपों से। प्लस तालिबान भी कंटिन्यू वही एयर स्ट्राइक कर रहा है एक देश की मिलिट्री को। कोई भी कंट्री होगा वो 100% आपको अपना सीक्रेट नहीं बताएगा। एयर डिफेंस यूनिट का एक्चुअल काम क्या है? तो इंडियन ओशन से वर्ल्ड का 60% ट्रेड निकलता है। एक प्लेन हिंदुस्तान के एयर स्पेस के अंदर आता है। अगर आप इसका जंग का हिस्सा नहीं हो तो इट्स बेटर फॉर यू कि तुम इसके बाहर ही रहो। एक बार फिर लक्की बिस अनकट पॉडकास्ट में आज का पॉडकास्ट भी आपको वैसा ही दिखाई देगा, बिना कट किए, बिना एडिट करे, क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि एडिट और कट करके आप दुनिया की किसी भी सच्चाई को नहीं छुपा सकते। तो आज पूरे मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है और इस वॉर के साथ पूरी दुनिया आ रही है, लेकिन वॉर का तरीका चेंज हो गया। आज कोई भी देश ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करना चाहता, सिर्फ एयर स्ट्राइक, ड्रोन हमले, मिसाइल से अटैक, उस पूरे देश को ही खत्म कर दो। तो इस नए तरीकों को जानेंगे हम, वॉर का नया तरीका क्या है। और इसके लिए आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं विंग कमांडर दक्षेश युवराज सिंह चौहान सर। थैंक यू सर, आप एक शॉर्ट टाइम पर आए और दोबारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू लकी। तो सर बिल्कुल मतलब सीधे उस पर आएंगे सर, क्योंकि आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एयरफोर्स ये यूनिट को कमांड किया, लेकिन आज जो पूरा मिडिल ईस्ट में चल रहा है, पूरा वॉर चल रहा है सर, हर आदमी के दिमाग में एक ही चीज कि आज वॉर का तरीका चेंज हो गया सर। पहले हम लोग बोलते थे कि वॉर कौन लड़ता है? वॉर लड़ती है इन्फेंट्री। जब तक इन्फेंट्री मूव नहीं होगी तब तक वॉर नहीं होता। लेकिन आज क्या है, हर देश क्या कर रहा है सर? एयर स्ट्राइक कर रहा है, मिसाइल हमले कर रहा है, ड्रोन हमले कर रहा है सर। तो इसी को हम जानना चाहेंगे कि ये नया तरीका क्या सर, वॉर इस तरीके में क्यों आज दुनिया आई है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लकी, ये जो नया तरीका है, ये जो वॉरफेयर है, वॉरफेयर सिंस एंशिएंट टाइम्स, वॉरफेयर हमेशा इवॉल्व हुआ है। पहले तलवारों से जंग लड़ी जाती थी, फिर तोपों से, फिर इन्फेंट्री, फिर नेवल सुप्रीमेसी, जिसकी नेवी सबसे स्ट्रांग होगी वो ज़्यादा कॉलोनाइज कर पाएगा। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑनवर्ड्स, जिसकी एयर पावर स्ट्रांग होगी, उसका वर्चस्व रहेगा। अब ये फर्दर इवॉल्व हो रहा है जहाँ पे नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर के तरफ वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग। विद द स्टार्टिंग ऑफ द यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, इसमें एक नया डायमेंशन जुड़ा, जिसमें ड्रोन वॉरफेयर, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जिसमें आप कुछ $1000 के ड्रोन से को यूज़ करके ज़्यादा इम्पैक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। एंड उनको निगेट करने के लिए जो डिफेंडर है, जो कंट्री डिफेंडर को ज़्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिसाइल्स जो हैं वो खर्च करनी पड़ेंगी। सो ये जो नया जो हाइब्रिड वॉरफेयर जो इवॉल्व हो रहा है, इसमें आज की डेट में वॉरफेयर स्ट्रैटेजी प्लस इकोनॉमिक उसका इम्प्लीकेशन गोज हैंड इन हैंड। तो ये जो नया जो वॉरफेयर का तरीका ये इवॉल्व हो रहा है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। इसका इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा है। एंड अपने ट्रूप्स को वनरेबल ना करते हुए आप वो इम्पैक्ट ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम एयर पावर इम्पैक्ट कर सकती है, साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर सकती है, इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय कर सकती है। बट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एंड ऑफ द डे आपको मैन पावर चाहिए जो वहाँ जाए, उसको एडमिनिस्ट्रेशन में तब्दील करे, उस जो सुपीरियरिटी या जो आपने बढ़त हासिल करी है उसको ऑन ग्राउंड कैसे यूटिलाइज करे अपने लिए। उसके लिए यू नीड सोल्जर्स ऑन ग्राउंड। बिल्कुल सर, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी आपने विंग कमांडर रहते हुए एयरफोर्स मतलब डिफेंस, एक एयर डिफेंस यूनिट को कमांड किया। तो इस यूनिट का क्या काम है सर? ये मतलब एयर डिफेंस यूनिट का एक्चुअल काम क्या है वॉर के टाइम? जब भी वॉर की सिचुएशन, आज तो वॉर ही चल रहा है सर, तो कहीं ना कहीं एयर डिफेंस यूनिट तो दुनिया की कोई ना कोई काम कर रही होगी, चाहे वो ईरान की कर रही है, यूएस की कर रही है, इजराइल की कर रही है। तो इनका मेन काम क्या होता है सर? ये कैसे किसी भी टारगेट को एलिमिनेट करते हैं या दुश्मन के किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करते हैं और उसको हवा में ही गिरा देते हैं सर?
अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो जो एयर डिफेंस यूनिट्स होती हैं, पीस टाइम एंड वॉर टाइम दोनों में इनका काम होता है कोई भी थ्रेट जो तुम्हारे मुल्क की तरफ आ रही है, तुम्हारे एयर स्पेस की तरफ आ रही है, उसको टाइमली डिटेक्ट करना, डिटेक्शन के बाद उसको इंटरसेप्ट करना एंड फिर उसे डिस्ट्रॉय करना बिफोर वो आपको कुछ हानि पहुंचा सके या आपके एयर स्पेस में इंट्रूड कर सके। वो थ्रेट कुछ भी हो सकती है, वो मिसाइल हो सकती है, कोई एयरबॉर्न ऑब्जेक्ट हो सकता है, एज स्मॉल एज ड्रोन हो सकता है, फाइटर जहाज हो सकता है, हेलीकॉप्टर हो सकता है, या किसी भी तरीके का कोई भी एयरबॉर्न ऑब्जेक्ट हो सकता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो रडार सिस्टम है उस एयर डिफेंस यूनिट का वो बहुत पुख्ता हो, उसके रेंजेस बहुत ही अच्छे रेंजेस हों एंड उसकी डिटेक्शन कैपेबिलिटी उम्दा दर्जे की हो, जहाँ उसकी एक किसी भी एयर डिफेंस यूनिट की कैपेबिलिटी इस पे भी निर्भर करती है कि वो कितनी बारीकता से जो 5th जनरेशन या 6th जनरेशन जो जहाज़ भी हैं उनको कैसे डिटेक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल अभी हमने 2 दिन पहले देखा कि जब अमेरिका ये क्लेम कर रहा था कि उसने एयर डिफेंस यूनिट्स, ईरान की सारी एयर डिफेंस यूनिट्स को ऑलमोस्ट 80 to 90% डिस्ट्रॉय कर दिया है, जब ये 2 घंटे बाद न्यूज़ आती है कि ईरानियन एयर डिफेंस यूनिट ने उनका F-35 सो कॉल्ड 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को गिरा दिया है। सो एयर डिफेंस यूनिट्स 24/7 365 डेज तत्पर रहती हैं। एज वी एंड यू आर स्पीकिंग, तो अभी भी कुछ एयर डिफेंस ऑपरेटर्स होंगे इन इंडिया में एंड वर्ल्ड ओवर जो अभी बिल्कुल मुस्तैद, अलर्ट बैठे होंगे, जो अपने रिस्पेक्टिव एयर स्पेसेस को स्कैन करते रहते हैं, 24 घंटे स्कैन करते रहते हैं। कोई अगर कोई थ्रेट उन्हें लगता है कि इनकमिंग है तो उसे नेगेट कैसे करना है, उसकी प्लानिंग होती रहती है, कंटिन्यूस एक्सरसाइजेस होती रहती हैं। तो ये सिर्फ नॉट कन्फाइंड टू जस्ट वॉर टाइम्स, इवन पीस टाइम में भी इनका रोल इज एज हेक्टिक एज व्हाट दे डू ड्यूरिंग द वॉर टाइम। बिल्कुल सर, हम भी अब जस्ट बैठे हैं तो अभी थोड़ी देर पहले की खबर है, कुछ टाइम पहले की, एक पूरी दुनिया चर्चा कर रही है इसमें कि ईरान के पास तो मिसाइल ही नहीं थी 2000 किलोमीटर से ऊपर। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ईरान ने इतनी दूरी पर 2000 किलोमीटर से भी हाई पर एक अटैक किया? तो ये कैसे सर? लड़ाई का ना एक असूल है, बहुत एक असूल है, शॉक एंड सरप्राइज। तो जो ईरान ने खुद ने क्लेम किया था कि हमारी मैक्सिमम रेंजेस ऑफ मिसाइल्स 2000 किलोमीटर, जो खुर्रम शाह एंड नसरुल्लाह क्लास की जो मिसाइल्स हैं, बट अभी उन्होंने डियागो ग्रेशिया पे इट्स अ B-2 बॉम्बर बेस ऑफ जॉइंट UK एंड US, उस पे अटैक किया है। ऑल्दो 2 मिसाइल फायर हुई हैं, दोनों ही इंटरसेप्ट करी जा चुकी हैं, डिस्ट्रॉय हो गई हैं, बट उन्होंने एक मैसेज दे दिया है रेंज कि इंटायर यूरोप उनकी रेंजेस में है। तो जो ट्रम्प रीच आउट कर रहे हैं अपने अलाइड पार्टनर्स को कि भाई आओ मेरा साथ दो, तो उनको एक क्लियर मैसेज ईरान की तरफ से चला गया है कि प्लीज, ठीक है, बीवेयर, अगर आप इसका जंग का हिस्सा नहीं हो तो इट्स बेटर फॉर यू कि तुम इसके बाहर ही रहो। ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा है सर, क्योंकि क्या है, थोड़ा सा इसको आसान भाषा में बोलेंगे, जैसे मिलिट्री लैंग्वेज से इजी, कि चाहे उनको इंटरसेप्ट करके उस मिसाइल को गिरा दिया यूएस ने, कुछ भी XYZ, लेकिन ईरान ने क्या है, पूरे यूरोप को एक मैसेज दे दिया कि हम तुम तक कभी भी पहुंच सकते हैं, आप इस वॉर का हिस्सा मत बनो। तो कभी कभी क्या होता है कि दुश्मन को बताने के लिए वो चीजें भी दिखाते हैं जो हम लोग कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो दूसरी चीज सर, एक हाइपरसोनिक मिसाइल्स, बहुत सारे दावे हैं कि दुनिया में उसको कोई गिरा ही नहीं सकता सर। तो ऐसी क्या वजह है कि सच में हाइपरसोनिक मिसाइल को गिराया जा सकता है, या वो अपने टारगेट को हिट करेगी सर? नहीं, गिराया जा सकता है, डेफिनेटली गिराया जा सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि उसका, फॉर एग्जांपल अगर मैं बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करूं, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक इज जस्ट अबाउट द स्पीड। बिल्कुल। अगर हम उसकी ट्रेजेक्ट्री की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते हैं, तो जो इंटरसेप्टर मिसाइल है वो उस ट्रेजेक्ट्री को एनालाइज करती है कि अच्छा इसका इम्पैक्ट इस जगह पे होने वाला है, अकॉर्डिंगली उसको इंटरसेप्ट किया जाता है। बट व्हाट इफ, जैसे नसरुल्लाह क्लास ऑफ मिसाइल्स हैं जो परसों फायर कराया था इन्होंने उनके हाइफा बेस पे, उसकी ये खासियत है कि वो लास्ट मिनट पे अपनी ट्रेजेक्ट्री चेंज कर लेती है। ओके। सो आपका जो इंटरसेप्टर है, कितने भी चाहे वो डेविड स्लिंग क्लास का इंटरसेप्टर्स हो या आपके एरो स्लिंग हो, वो आपकी जो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री है
उसको वो मैथमेटिक कैलकुलेट कर रहा है एंड उसको उस जगह पे जाके जहां पे इम्पैक्ट होने वाला है उससे पहले उसे इंटरसेप्ट कर रहा है. बट व्हाट इफ कि लास्ट मिनट पे वो अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज कर ले. सर इसको थोड़ा सा इजी बता दीजिए सर, क्योंकि वर्ड्स को नहीं समझ पाएंगे. जैसे हमारा क्या है, ऑडियंस पूरे हिंदुस्तान है, उनको फौज की लैंग्वेज, एयरफोर्स की ये वर्ड्स नहीं है, तो बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर की सपोज करो सिंपल भाषा में बात करें कि अगर कोई मिसाइल अपना रास्ता चेंज कर ले, चेंज करने में जितना माहिर है उतना ही उसे रोकना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा. ओके. तो ऐसा नहीं है कि रोका नहीं जा सकता, बिल्कुल, बट जितना ज्यादा रास्ता चेंज करने की उसकी कैपेबिलिटी होगी और जितने ज्यादा नंबर्स में जाएंगे, मान लीजिए 10 मिसाइल्स हैं, 10 के 10 मिसाइल्स ने रास्ता चेंज किया, आपने 10 में से 7 को फिर भी नेगेट कर लिया, बट 3 जो है कामयाब रही अपने टारगेट को हिट करने के लिए. ऑब्जेक्टिव अचीव्ड. सर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है दिमाग में सर. सपोज करो कि दुनिया का चाहे हम हो, XYZ कोई भी देश हो, हमने अगर सपोज करो किसी भी देश से एक एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा, किसी से भी, तो किसी ना किसी देश ने उसको बनाया है सर. 100%. तो ऐसा एक क्वेश्चन कि हम किसी देश से कोई एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं, भविष्य में अगर हमारा उसी देश के साथ वॉर हो जाता है, उस देश को तो सब पता उस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, तो क्या ऐसी संभावना हो सकती है कि भविष्य में हमें सुनने को मिले कि इस एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर ऐसी चीज थी जो हमें भी नहीं पता आज? क्योंकि सर आज तो AI का जमाना है, हम सोच भी नहीं सकते दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन जब कभी हम उसी देश के खिलाफ उस एयर डिफेंस सिस्टम का यूज करें, या तो काम सही से ना करे या सही से टारगेट ना गिराए, क्या भविष्य में ऐसी संभावना भी हो सकती है? 100% संभावना है. यही तो रीजन है कि हम इतनी आत्मनिर्भरता पे इतना बल क्यों देते हैं. हम इसी वजह से देते हैं कि कोई भी कंट्री होगा वो 100% आपको अपना सीक्रेट नहीं बताएगा, स्पेशली टेक्नोलॉजी जहाँ पे वो है. बट एट द सेम टाइम ये आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके अफसरों की, आपकी फौज की, कि उसको आप उस सिस्टम को जो आप दूसरे कंट्री से आप परचेज कर रहे हो उसको आप बेस्ट अपने अनुसार कैसे यूटिलाइज कर सको. फॉर एग्जांपल S-400 जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में यूज करा, इवन जो S-400 की ऑपरेशनली जो इफेक्टिवनेस थी जो रशिया ने यूज किया अगेंस्ट यूक्रेन, उससे ज्यादा इफेक्टिवली हमारे ऑपरेटर्स उस S-400 को यूज कर पाए ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर. इवन रशिया ने कुछ टीम्स भेजी ये स्टडी करने के लिए कि हाउ Indian operators were able to use the S-400 system better than the Russians. The same, one more example. For example, we have Pichora and Osa class of missiles, जो कि erstwhile USSR based, मतलब made even जो रशिया है आज के डेट में पिचोरा एंड ओसा यूज नहीं करता है, बट इवन नाउ इन हिंदुस्तानी एयरफोर्स उसको 90% सर्विसेबिलिटी में, मोर देन 90% सर्विसेबिलिटी में उसे यूज कर पा रही है. तो ये हमारे ऑपरेटर्स की कैपेबिलिटी है. सर जैसे क्या होता है, एक जैसे इंडियन आर्मी या मतलब फौज, हम लोग ट्विंच मोटर हो गया, 84 या 81 मोटर हो गया, रॉकेट लॉन्चर हो गया, हर एक का फायर करने का तरीका अलग है सर. अगर ट्विंच मोटर से फायर करें तो उसका फायर करने का तरीका डायरेक्ट, ट्विंच मोटर का जो अम्युनिशन है वो डायरेक्ट हिट नहीं करेगा, एक ट्रेजेक्टरी बनाएगा, टारगेट को हिट करेगा. वहीं पर 81 भी क्या करेगा, डायरेक्ट फायर नहीं करेगा, इनडायरेक्ट तरीके से हिट करेगा. सेम अगर हम लोग 84 से करते हैं तो डायरेक्ट हिट करता है सर वो टारगेट को. लेकिन ये जो हमारी मिसाइल्स हैं सर, क्या मिसाइल्स सिर्फ डायरेक्ट ही हिट करती है या अपनी ट्रेजेक्टरी को चेंज करती है सर? सी मिसाइल्स भी, वी हैव बैलिस्टिक मिसाइल्स, वी हैव क्रूज मिसाइल्स. क्रूज मिसाइल्स जो अर्थ के सरफेस या अगर हम लाइक सी के ऊपर यूज कर रहे हैं तो वाटर सरफेस को छूती हुई, मतलब उसको करते हुए आपको जाके एंड फिर लास्ट मोमेंट पे जहाँ पे उसका जो टारगेट अलोकेटेड है वहां पे जाके अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज करके उसको इम्पैक्ट करेगी. एट द सेम टाइम वी हैव बैलिस्टिक मिसाइल जिसमें एक ट्रेजेक्टरी पहले से प्री डिफाइंड है, द टारगेट इज प्री डिफाइंड. एंड इन क्रूज मिसाइल जाके जो टारगेट है उसको दे सर्च फॉर द टारगेट एंड दे हिट दैट टारगेट. बैलिस्टिक मिसाइल में जब हम यूज करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल में द टारगेट इज ऑलरेडी अलॉटेड कि भाई आपको जाके इस वाले टारगेट पे हिट करना है. सो देयर आर डिफरेंट क्लास ऑफ मिसाइल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स. सो या जैसे फॉर एग्जांपल एक फाइटर प्लेन उड़ रहा है सर, जैसे भी कल F-35 का बताया, सपोज करो किसी एयर डिफेंस ने उसको गिराने के लिए एक मिसाइल छोड़ी. अब क्या वो फाइटर प्लेन भी उस मिसाइल को गिरा सकता है या वहां का एयर डिफेंस सिस्टम गिराएगा सर? इस सिचुएशन में क्या है सर?
you need a air defense system to negate that missile, incoming missiles towards the fighter जहाज. Okay. फाइटर जहाज उससे बचने के लिए shaft flares जो भी करके उसे मिसगाइड करके उससे बच सकता है, बट उसके लिए उसे निगेट करने के लिए उस दैट पर्टिकुलर मिसाइल को निगेट करने के लिए यू नीड टू फायर योर ओन इंटरसेप्टर. अब आप वहां पे करोगे या नहीं करोगे, दैट्स अगेन अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज योर ऑलरेडी योर फाइटर जहाज जो एक मिसाइल से बच रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, आप उसे भी वनरेबल बना रहे हैं उस सिनेरियो में. द सेम केस हैज हैपेंड इन कतर, जो इनके जो खुद के जो F-16 वहां पे गिरे हैं वो खुद की फ्रेंडली फायर से गिर गए. बिल्कुल. अभी सर एक्चुअली क्या है, जो इस टाइम लोगों ने जो देखा ड्रोन अटैक, ये देखने को पहली बार मिला यूक्रेन वॉर में, जो लोगों ने समझा इसको. इससे पहले लोगों का ध्यान ही नहीं था सर. लोग कहते थे नहीं यार भाई, लड़ाई तो यही चीज है. तो इस टाइम इतना चेंज हुआ. अगर कुछ दिन पहले आपने न्यूज भी देखा सर, यहाँ पर 7 लोगों को अरेस्ट किया, विदेशी नागरिकों को, और उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं यूएपी की तरह कि ये लोग नॉर्थ ईस्ट से म्यांमार जा रहे थे, वहां पर कुछ रेबल ग्रुप या इंसर्जेंट ग्रुप से मिल रहे थे. इनको भी ये लोग क्या कर रहे थे, ड्रोन की डिलीवरी देने वाले थे. तो आपको क्या लगता है सर, पहले की लड़ाई इजी थी या आज की लड़ाई इजी है सर? आज की लड़ाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एंड ये एवर इवॉल्विंग है. ये नहीं कि आपने अब एंटी ड्रोन वॉरफेयर में महारत हासिल कर ली तो नाउ यू कैन सिट बैक एंड रिलैक्स. नाउ अभी जो ये एयर वॉरफेयर जो चल रहा है, ये जल्दी ही ये एरोस्पेस वॉरफेयर में कन्वर्ट हो जाएगा. ऑलरेडी ये रिपोर्ट्स हैं कि यूएस जो है एंटी स्पेस फाइट्स जो हैं वो सिमुलेट करता है, डॉग फाइट्स, एंड उनको प्रैक्टिस कर रहा है. सो ये जो वॉरफेयर है ये एवर इवॉल्विंग है. आज की डेट में वॉरफेयर जो पहले ज़माने में 10-20 साल में चेंज हुआ करता था, स्ट्रैटेजीज एंड योर पॉलिसीज, अब वो हर 1-2 साल में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आपको उसको काउंटर करना है एंड उसके आगे सोचना है. फॉर एग्जाम्पल नाउ वी हैव दीज न्यूज़ में आता है B-1 बॉम्बर्स, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट, उसको कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा. एट द सेम टाइम दैट उसका जो वो है काउंटर करने के लिए यू आर डेवलपिंग क्वांटम रेडार्स, जो कि माइन्यूट से माइन्यूट कितना भी स्टेल्थ अच्छा जहाज हो बट उसको कैसे डिटेक्ट कर सकें. तो अगर कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका तोड़ भी आता है एट द सेम टाइम. बिल्कुल बिल्कुल सर. अभी सर क्या है कि इस टाइम जो भी हम दुनिया में देख रहे हैं, जो वॉर का तरीका भी देख रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं खुद जब ट्रेनिंग में था, मैंने पढ़ा यूएक्सओ के बारे में सर. बोला गया 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या है कि जापान ने बहुत सारे उसके फाइटर प्लेन ने क्या किया, यूएक्सओ भेजे लेकिन मिसफायर करे. हमने क्वेश्चन पूछा सर मिसफायर क्यों करे? बोला कि चलो आज तो जंगल है दुनिया में, आबादी नहीं है, लेकिन 50-60-70 साल के बाद क्या होगा, यहाँ घर बनेंगे. घर बनने के बाद क्या होगा, ये यूएक्सओ उस टाइम ब्लास्ट होंगे, तब लोगों को नुकसान पहुंचेगा. तो मतलब कि आज 2026 और 1945 से पहले एयरफोर्स ने प्लानिंग करी कि हम कैसे 70 साल के बाद किसी देश को बर्बाद करेंगे. तो आज किस लेवल पर सोच रहा होगा सर एयरफोर्स, अगर उस टाइम पर ये चीजें सोच रहा? फॉर एग्जांपल सी, अब लेसन ड्रॉन, इस जो अभी कॉन्फ्लिक्ट अभी तो ऑनगोइंग ही है, इसमें ईरान ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है? ईरान ने स्ट्रैटेजी वो अपनाई है कि पता है मिलिटरीली वो उनका कंपैरिजन इजराइल एंड यूएस के साथ नहीं हो सकता है, बट वो यूएस को वहाँ उस जगह पे चोट पहुंचा रहा है, एंड या गल्फ कंट्रीज को जो उसके एलाइज हैं, जो कि उसको थोड़ा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, कि वो उस जगह चोट पहुंचा रहा है जहाँ पे पता है कि दूसरे कंट्रीज को दर्द होगा. फॉर एग्जाम्पल डिसैलिनेशन प्लांट, आपको पता है गल्फ में खुद का पानी ही नहीं है. बिल्कुल. हम तेल चिल्ला रहे हैं, बट व्हाट अबाउट वाटर? पानी नहीं है. वो डिपेंडेंट है डिसैलिनेशन के ऊपर. डिसैलिनेशन यू ऑल्सो नो कि उसका एयर डिफेंस कितना पुख्ता होगा वो डिसैलिनेशन प्लांट को सेफगार्ड करने के लिए. कल को ईरान डिसाइड्स टू हिट एनी ऑफ द डिसैलिनेशन प्लांट ऑफ सऊदी अरेबिया और यूएई, तो तब क्या हाल होगा? तो ये पैनिक क्रिएट करने का एक अलग तरीका है कि आप इकोनॉमिक पैनिक क्रिएट करो, बिकॉज हर चीज आज की डेट में इंटरलिंक्ड है. सो गल्फ ऑफ हॉर्मुज, अल्टीमेटली उन्होंने गर्दन पकड़ी हुई है कि ठीक है मैं इसको दबाता रहूंगा, इसको दबा दो, यहाँ से चीख निकलेगी तो ट्रम्प के ऊपर और नेतन्याहू के ऊपर दबाव पड़ेगा. थोड़ा सा यहाँ पे मिसकैलकुलेशन हुआ है इजराइल एंड यूएस के पार्ट में भी. अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न इंटेलिजेंस, उनके लगभग अनुमान था कि ईरान के पास 3000 मिसाइल्स हैं. अब अगर 20th डे ऑफ वॉर की हम बात करें, ऑलमोस्ट 65 स्ट्राइक्स हो चुकी हैं ईरान की तरफ से, तो ऑलमोस्ट 1300 मिसाइल्स उन्होंने खर्च कर दी हैं अपनी. तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मिसाइल आर्सेनल इज खत्म. बट ऐसा नहीं है.
अगर ऐसा होता तो उनकी जो स्ट्राइक्स हैं और उनकी जो स्ट्राइक्स की जो नंबर ऑफ स्ट्राइक्स हैं, उनकी जो लिथैलिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने हमें दिख जाता, या उनके एटीट्यूड में और उसमें चेंजेस आपको नज़र आ जाते, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशंस चीज़ें हुई हैं। एंड अब जो ये जो मिडल ईस्ट है, इसमें हम जो ये वेस्टर्न जो मीडिया के हिसाब से जो हम एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं कि भाई मिडल ईस्ट वाह वेल्थ फ्लरिश कर रही है, बिजनेसेस फ्लरिश कर रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आ रहा है एंड आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जा रहे हैं, बट वो सेल्फ सस्टेन नहीं कर सकते। पानी उनका खुद का अगर डिसैलिनेशन के अगर हम मान लीजिए कि डिसैलिनेशन प्लांट्स 4-5 डिसैलिनेशन प्लांट उनको हिट कर दें, पानी के लिए वो मोहताज हो जाएंगे। फूड सप्लाई के लिए वो टोटली एशिया पे डिपेंडेंट है। सो काफ़ी चोक पॉइंट्स हैं जहां पे ईरान को उनकी वनरेबिलिटी गल्फ की पता है। सर अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, हमारी एयरफोर्स को देखा कि हमने किस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया, लेकिन आज एक्चुअल में अगर हिंदुस्तान को हम देखें तो हिंदुस्तान है सुपर पावर सर। हिंदुस्तान सुपर पावर का सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली एटीट्यूड के अलावा जो एक पॉपुलेशन का एक लीडरशिप का जो एक एटीट्यूड होना चाहिए ना सुपर पावर वाला, वो एटीट्यूड होना चाहिए। सबसे पहले आप सुपर पावर आप बनो, उससे पहले आपको फील होना चाहिए आप सुपर पावर हो। आज की डेट में जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मुझे ईरान सुपर पावर से किसी सुपर पावर से कम कर लग रहा है क्या? व्हाट इज सुपर पावर? जो अपना विल दूसरे पे थोप सके, दैट इज सुपर पावर ना, दैट इज सुपर पावर। अगर मैं लेमन भाषा में बात करूं, अब जब एक ईरान जैसा कंट्री यूएस को एंड उसके एलआई को एंड सारे के सारे गल्फ कंट्रीज को 10, 12, 15 जितने भी गल्फ कंट्रीज को सोचने पे मजबूर कर रहा है, यूरोप के लीडर्स उठा के ईरान को फोन कर रहे हैं कि भाई बताओ हमें हार्मूज से निकलने का क्या लोगे, तो दैट मीन्स वो अपनी बात मनवा पा रहा है, वो भी सुपर पावर ही है। बिल्कुल। सो इसी तरीके से हिंदुस्तान जो है, अब फॉर एग्जांपल हम अगर इसका मैं थोड़ा सा पैरेलल ड्रॉ करूं, तो इंडियन ओशन से वर्ल्ड का 60% ट्रेड निकलता है। 60% ट्रेड इंडियन ओशन कंट्रोल करता है। तो अगर थोड़ा सा तुम इसका पैरेलल ड्रॉ करो, एंड हिंदुस्तानी जो इकोनॉमी है या हिंदुस्तानी जो पॉपुलेशन है, दैट इज एज ऑन डेट ऑल्सो 75% रूरल। जो ये ह्यू एंड क्राई चल रहा है ना, तेल खत्म हो गया तो क्या होगा, गैस नहीं आई तो क्या हो गया, तो अगर हम बायोलॉजिकल सर्वाइवल की बात करें तो स्टिल वी आर बेटर ऑफ कि 75% हिंदुस्तान अभी भी गांव में रहता है। बिल्कुल सर, जो बिना तेल के बिना गैस के सर्वाइव कर सकता है। यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ द 25% ऑफ द पॉपुलेशन। बट व्हाट अबाउट द गल्फ कंट्रीज, व्हाट अबाउट यूरोप, जो पूरा का पूरा उनकी इकोनॉमी ही तेल और गैस पे निर्भर है। एक अहम चीज सर, देखो दुनिया में कोई भी ऑपरेशन होगा, वॉर चलेगा, चाहे कंटिन्यू एयर स्ट्राइक चल रही है, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि चलो आपने दुनिया बर्बाद कर दी, लास्ट में आप कंट्रोल तो लेना चाहते हो, आपको ईरान कंट्रोल करना है, कुछ भी करना है, आपको अपनी इन्फेंट्री मूव करनी पड़ेगी, ग्राउंड पर तो आपको जाना ही पड़ेगा। ग्राउंड पर तो आप जाओगे ना सर। चलो आपने कह दिया यार मैंने पूरे ईरान को खत्म कर दिया, मैंने यूक्रेन को खत्म कर दिया, मैंने किसी को भी खत्म कर दिया, लेकिन आपके ग्राउंड ऑपरेशन होंगे ही होंगे सर, 100%। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या लगता है सर कि क्या ऐसा प्लान भी होता है एयरफोर्स का या किसी का भी कि भाई उनको भी पता होगा सर ग्राउंड ऑपरेशन पर आएंगी, कैप्चर करने आएंगी, क्योंकि कंट्रोल लेना है, तो क्या एनिमी इस लेवल तक भी सोचता है कि जब ये ग्राउंड ऑपरेशन करने आएंगे तब मैं इनकी इन्फेंट्री तक को टारगेट करूंगा? 100% सोचता है। सी लकी, इसमें ना 3 सिनेरियो हो सकते हैं इस वॉर के। अगर मैं फर्स्ट सिनेरियो, यूएस एंड फेवरिंग यूएस एंड इजराइल, शॉक एंड ऑ इफेक्ट। यूएस ने सदर्न ईरान से, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो नॉर्थ एंड वेस्टर्न ईरान इज ऑल माउंटेनियस रीजन, तो आपने साउथ ईरान में अपने ट्रूप्स ऑन ग्राउंड भेजे, शॉक इफेक्ट दिया एयरफोर्स को यूज करके, सदर्न एरिया का कंट्रोल लिया, आपने पोर्ट्स का कंट्रोल लिया, आपने हॉर्मुज के आसपास का कंट्रोल लिया, एंड आपने वो वहां पे प्रो यूएस लीडरशिप को पावर में लाए, एंड आपने अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। दिस कैन बी द फर्स्ट फेवरेबल सिनेरियो कि भाई यूएस ने ये फेवरेबल सिनेरियो रहे। बट इस सिनेरियो के बाद क्या गुरिल्ला वॉरफेयर रुक जाएगा? क्या प्रॉक्सीज, जो उनकी प्रॉक्सीज हैं, हुती ये वो रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे।
उसका अल्टीमेट अंजाम क्या होगा? अफगानिस्तान एंड इराक. This can be the first scenario. The second scenario can be कि आप घुसे, वहां की पॉपुलेशन ने सरेंडर करने के बजाय अपनी लीडरशिप के साथ खड़ी हो गई एंड तुम कुछ कंट्रोल नहीं कर पाए एंड तुम्हें वहां से विड्रॉ करना पड़ा. इट विल बी अ शेम फॉर यूएस, इट विल बी शेम फॉर इजराइल. एंड इस सिनेरियो में ये कंफर्म है कि ट्रंप जो है वो जेल जाएगा. द थर्ड सिनेरियो कैन बी कि यूएस को लगे कि अब टाइम आ गया है कि मेरे पास जो अल्टीमेट जो मैं यूज कर सकता हूँ रिसोर्स, दैट कैन बी आई कैन यूज न्यूक्स, न्यूक्लियर वॉरफेयर. उस सिनेरियो में क्या रशिया और चाइना इंटरवीन करेगा या नहीं करेगा? बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनर्जी सप्लाई के लिए बोथ रशिया एंड चाइना आज डिपेंडेंट है ईरान के लिए, ईरान के ऊपर. एंड सेकेंडली जो इतनी प्रिसाइज तरीके से, इतने इंटेलिजेंट तरीके से ईरान जो निगेट कर पा रहा है बोथ इजराइल एंड यूएस मिलिट्री को, इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ रशिया और विदाउट द हेल्प इंटेलिजेंस ऑफ चाइना. बिकॉज ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज होती हैं ये ऑलमोस्ट नियर स्पेस में जाती हैं. यू नीड अ गाइडेंस फ्रॉम सैटेलाइट, जो कि सैटेलाइट हो सकते हैं चीनी, जो कि सैटेलाइट हो सकते हैं रशियन. तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अभी भी रशिया और चाइना ईरान के साथ इन्वॉल्व हैं. मे बी नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, यस. एक अहम चीज सर, हम इसी को देखते हुए एक सवाल आ गया दिमाग में सर कि यहाँ तो वॉर चल ही रहा है, वॉर तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी चल रहा है, लेकिन उसको दुनिया भूल गई अभी, क्योंकि पूरी न्यूज और पूरी मीडिया कवर अभी सिर्फ अमेरिका और ईरान कर रही है. तो बराबर का वॉर वहां भी चल रहा है, एयर स्ट्राइक वहां भी चल रहे हैं. 100%. लेकिन एक्चुअली क्या है सर, देखिए कि शायद 2000 के समथिंग में यूएस आई थी अफगानिस्तान में और अभी 20-22 साल के बाद वापस गई. लेकिन तालिबान ने कंट्रोल लिया. लेकिन तालिबान कंटिन्यू एक मिलिट्री नहीं था, एक वॉर लड़ रहा था, एक तरह से एक युद्ध लड़ रहा था. तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि मैं तालिबान को ये नहीं कहता प्रोफेशनल एयरफोर्स है ना सर, क्योंकि ये नहीं बोल सकते यार ये ऑफिशियल या प्रोफेशनल, चाहे आज उनको कुछ भी बना दिया हो. लेकिन जिस तरह से सर तालिबान जवाब दे रहा है पाकिस्तान को, तो वो कब एयरफोर्स बने, कब उन्होंने इतनी ट्रेनिंग ली सर, उन्होंने कब इतना मतलब एक्सपीरियंस लिया? तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आज तालिबान भी कंटिन्यू वही एयर स्ट्राइक कर रहा है एक देश की मिलिट्री को? पाकिस्तान एक मिलिट्री सर, लेकिन तालिबान चलो अब आपने उसको मिलिट्री बना लिया, कुछ भी बना लिया, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है सर कि वो इतना ट्रेंड है? सी व्हाट डू यू थिंक लकी कि जब यूएस निकल के गया अफगानिस्तान से, एंड आज की डेट में जो पाकिस्तानी लीडर्स हैं वो ट्रम्प के साथ बैठ के बिरयानी खा रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि अफगानिस्तान के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, उन्हें कोई ट्रेन नहीं कर रहा होगा? एंड अब आप खुद ही गेस करो कि किसका इंटरेस्ट है जो काइंड ऑफ यूएस अलाई को कि कन्फ्रंट करने में सबसे ज्यादा बेनिफिट किसका होगा? रशिया. बिल्कुल सर. ठीक है, तो व्हाट आई फील कि अफगानिस्तान प्रेजेंटली द अफगानिस्तान रजीम हैज अ बैकिंग फ्रॉम रशिया. जो ट्रेनिंग, जो वॉरफेयर एंड जो आप उनकी जो स्ट्राइक्स देख रहे हैं, एंटी स्ट्राइक्स देख रहे हैं जो पाकिस्तान के, वो एज एन एक इस्लामिक काइंड ऑफ ग्रुप की जो कि रेडिकल है अपनी सोच में, उसकी नहीं हो सकती. आपको जो कन्फ्रंटेशन मिल रहा है अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को, वो एक बिल्कुल प्रोफेशनल आर्मी की तरह मिल रहा है. एंड इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ बैकिंग फ्रॉम अ प्रोफेशनल आर्मी. बिल्कुल, यही मेरा क्वेश्चन था. एंड दैट कैन बी अ डायरेक्ट सपोर्ट फ्रॉम द रशिया, व्हाट आई फील. बिल्कुल. और एक चीज और सर देखिए कि दुनिया की ऐसी कौन सी एयरफोर्स हो सकती है सर पाकिस्तान की जिसने 400 बीमार लोगों के ऊपर एयर स्ट्राइक करी सर? तो ऐसा क्यों किया होगा सर? दुनिया में ऐसा तो कोई टेररिस्ट भी नहीं. अगर मैं मानता हूं कि एक आतंकवादी भी 4 बार सोचेगा बीमार लोगों के ऊपर हमला क्या करे, तो पहले ही बीमार है, लेकिन एक देश की एयरफोर्स एक एयर स्ट्राइक करती है सर. सिर्फ पाकिस्तान अगर ऐसा सोचने समझने में उसकी इतनी कुवत और इतनी काबिलियत होती, तो उसका कोई भी प्रधानमंत्री देख लो, अपने प्रधानमंत्री टर्म के बाद उसको जेल जाना पक्का है. तो जो अपने लोगों को, अपने
हुक्मना जो पावर में जो पॉलिटिक्स पावर में जो लोग रहते हैं उन्हें मरवा देता है, उन्हें जेल में डलवा देता है, तो उनके लिए एक आम नागरिकों की जो कि गरीब बच्चे हैं, बूढ़े हैं या लाचार हैं या हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनके लिए उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। सर मैंने फौज सारी देखी, बहुत सारे विजिट किया या रहा कभी भी मैंने, थल सेना आर्मी भी देखी, एयरफोर्स के साथ। मुझे एयरफोर्स बहुत अलग लगी सर, मतलब एक डिसेंट, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा, मतलब वॉर करने का तरीका अलग है सर। देखिए अगर आप कभी भी एक एयरफोर्स की यूनिट से मिलेंगे, एक इन्फेंट्री की यूनिट से मिलेंगे, तो आपको धरती आसमान का फर्क मिलेगा सर दोनों की चीज़ों में। तो कभी लगेगा ही नहीं यार ये लोग भी फाइट करते होंगे। चाहे मैंने गरुड़ के साथ मैंने ट्रेनिंग करी, एयरफोर्स की स्पेशल के साथ करके आया, तो मुझे एक अलग चीज़ लगी कि जानने के बाद यार हमारे साथ ही कम्बाट कर रहे हैं, हम साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मली तरीके से सर। कि तो ऐसा कैसे सर कि एक ही आदमी अपने को दो चीज़ों में, जब हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर देखा तो एक दूसरा रूप देखने को मिला। ये मतलब देश की जनता के लिए कि एक ही आदमी के दो कैरेक्टर कैसे। कभी उनको बोलो कि यार तुम एयरफोर्स के अंदर जाके देखो, आपको लगेगा यार तो बिल्कुल जैसे गूगल में होते कॉर्पोरेट के लड़के जो होते हैं, बिल्कुल आपको वो नजर आएंगे। और लेकिन आर्मी का अलग चीज़ है, आर्मी में तो बोल देंगे यार तो भाई साहब फाइटर ही है, लेकिन जब हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा तो उसका कैरेक्टर ही बिल्कुल चेंज देख लिया सर। सी आर्मी की जो चीज़ है ना, जो ग्राउंड ट्रूप्स होते हैं वो आपको नजर आते हैं बिल्कुल, बट एट द सेम टाइम जो आपके एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सी, अगर मैं बिल्कुल लेमेन भाषा में बात करूं तो आर्मी क्या है, आपको फिजिकली डिप्लॉय होके आपके बॉर्डर्स को सेफगार्ड करती है बिल्कुल बाहरी इंट्रूजन से। तो एट द सेम टाइम कोई ना कोई तो होगा जो आपके एरोस्पेस मतलब स्पेस को भी सेफगार्ड कर रहा होगा, एंड दैट टू 24/7 365 डेज कर रहा होगा। बट उसका जो तरीका है वो ग्राउंड पे खड़े होके पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट पर्सन, दैट एजेंसी, दैट ऑर्गेनाइजेशन नीड अ प्लेस जहां पे बैठ के वो सेंट्रलाइज तरीके से उस पूरे इतने बड़े एयर स्पेस को कवर कर सके, उसे कोई भी इंट्रूजन को डिटेक्ट कर सके एंड उसको टाइमली नेगेट कर सके। अब आपने सुना होगा, देखो ग्राउंड पे आपने सुना होगा कि अच्छा यहाँ से घुसपैठ हुई, यहाँ पे आतंकवादी मारे गए, ये घुसपैठ करना चाहते। कभी आपने ये सुना यार ये पाकिस्तानी जहाज था, ये इट वाज ट्राइंग कि वो चुपके से हिंदुस्तानी एयर स्पेस की फोटोज लेने आने वाला था, आ रहा था या आसपास पहुंचा या चीनी पहुंचा और एयरफोर्स को पता नहीं चला। सो व्हाट आई मीन टू से, तो एयरफोर्स एजेंसीज जो हैं जो कि इस गेम में इन्वॉल्व हैं, उनको पता है स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर आई एम नॉट सेइंग कि ये होता है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि मान लीजिए 4 आतंकवादी अंदर घुस भी आए, चोरी छिपे घुस गए, बर्फ पड़ी हुई है, नहीं पता चला, हमारी ग्राउंड एजेंसीज को घुस भी गए, उसके बाद भी लेयर ऑफ डिफेंसेस हैं कि वो कहीं ना कहीं वैली में, कहीं ना कहीं मुठभेड़ में मारे जाएंगे। बट व्हाट इफ कि कोई पाकिस्तानी जहाज या चीनी जहाज हमारे कश्मीर में घुस आया या किसी इंडियन टेरिटरी में घुस आया एंड चुपके से जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, वाइटल पॉइंट्स हैं, उनके फोटोज और रेकी करके चला गया और हमें नहीं पता चला। तो उसका इम्पैक्ट कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमें उतना ही गुना ज़्यादा अलर्ट और ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा उस बात के लिए, एंड वही हमारी एयरफोर्स का प्रोफेशनलिज्म है। क्योंकि हमारे लिए वी डोंट हैव अ सेकंड फॉल बैक ऑप्शन कि चलो जी कोई बात नहीं, फोटो ले भी गया होगा तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, ऐसा नहीं है हमारे पास। एक बार ले गया वाइटल इंफॉर्मेशन तो ले गया। एक चीज इसी से सर, क्या दुनिया की कोई भी एयरफोर्स, नॉट इंडियन एयरफोर्स, क्या वो सिविल एविएशन कमर्शियल फ्लाइट्स को भी ट्रैक करते हैं? 100%। जितनी आज की डेट में, आज कोई इंडिगो की फ्लाइट जो दिल्ली से मुंबई जा रही है विदाउट एडीसी इज अ एयर डिफेंस क्लियरेंस, विदाउट एडीसी फ्रॉम एयरफोर्स वो उड़ ही नहीं सकती। एंड जितनी भी इवन द सिविल फ्लाइट्स या कोई प्राइवेट ऑपरेटर, मान लीजिए टाटा स्टील का कोई जहाज है, उसको आज नागपुर से मुंबई जाना है, विदाउट एयर डिफेंस क्लियरेंस, विदाउट सर्वेलेंस वो उड़ ही नहीं सकता। जब तक एयरफोर्स एजेंसी नहीं बोलेगी कि ठीक है तुम्हें जाना है, तुम्हारे लिए ये रूट यहाँ से यहाँ इस हाइट पे क्लियर है, तब तक दैट प्राइवेट ऑपरेटर, दैट कमर्शियल फ्लाइट कैन नॉट टेक ऑफ। एंड एक भी फ्लाइट जो है, फॉर एग्जांपल एक कोई फ्लाइट है जिसका रूट है फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई एट इस एटीसी रूट, एटीसी इज द ट्रैफिक सर्विसेज रूट जो है, उस रूट से जाना है, तो उसके भी प्री डिफाइंड एक पैरामीटर्स हैं कि आपको इतने नॉटिकल माइल लेफ्ट और राइट एटीसी के रूट से नहीं होना है। अगर आपको मान लीजिए 33,000 फीट अलॉट हुई है, तो इससे आपको वेरिएशन इतने मीटर से ऊपर नीचे नहीं हो सकता।
तो वो प्री डिफाइंड है। अगर आपकी फ्लाइट जो कमर्शियल फ्लाइट है वो उससे डाइवर्ट होती है विदाउट एनी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन कि भाई हम डाइवर्ट हो रहे हैं वेदर की वजह से, तो वेदर की वजह से भी जो डाइवर्ट करने की परमिशन एयरफोर्स देगी कि ठीक है आप आप डाइवर्ट हो रहे हैं, आप वेदर की वजह से ये हो जाइए, इसका ऑल्टरनेट रूट आप ये ले लीजिए। तो विदाउट क्लियरेंस फ्रॉम एयरफोर्स कोई भी ऑपरेटर कमर्शियल प्राइवेट मिलिट्री वो उड़ नहीं सकता। सर इसी चीज़ को मुझे याद है, एक चीज़ शायद 17 दिसंबर 1995 का दिन था। आज भी लोगों के लिए जवाब देश की जनता को नहीं मिला, आज भी नहीं मिला। तो उस टाइम भी क्या है, हिंदुस्तान के एयर स्पेस में एक प्लेन आता है सर, वो प्लेन आता है और वो प्लेन आर्म्स अम्युनिशंस को गिरा के चला जाता है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है सर कि एक प्लेन हिंदुस्तान के एयर स्पेस के अंदर आता है, एयर स्पेस में आता ही नहीं है, प्लेन में से हथियार भी गिरा जाता है और भारत का एयर स्पेस को छोड़ भी चला जाता है सर। वो तो शायद नेक्स्ट दिन या 2 दिन के बाद जब वो प्लेन दोबारा आया तब उसको लैंड कराया गया। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है सर? क्योंकि आज भी मुझे भी या दुनिया के लोगों को उसका, क्योंकि आज भी उसका जो मेन अभियुक्त है वो डेनमार्क में रह रहा है सर। वो तो उस टाइम अरेस्ट भी नहीं हुआ था सर, बाकी लोग अरेस्ट हुए थे, उस मेन अभियुक्त को डेनमार्क निकाल दिया था वाई नेपाल, तो वो तो कभी नहीं आया। और जो भी बाकी लोग थे, अब किसका प्रेशर हमें नहीं पता, उस टाइम की गवर्नमेंट के ऊपर सबको छोड़ दिया गया। तो कैसे पॉसिबल सर ये चीज? ये पॉसिबल लकी उस टाइम पे क्या था कि आपका जो रडार नेटवर्क था ना, सी आप डिटेक्ट कैसे कर पाओगे? यू नीड टू हैव अ चेन ऑफ रडार्स जो कि 24/7 365 डेज आपके एयर स्पेस को कवर करें। उस टाइम पे काफी जगह पे रडार गैप्स हुआ करते, रडार गैप्स इन द सेंस कि कुछ जगह पे थी जहाँ पे हमें लगता था कि यार दिस इज लेस इम्पोर्टेंट ऑफ अ प्लेस, तो यहाँ पे अगर रडार नहीं भी होगा, बिकॉज वी यूज्ड टू हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज एयरफोर्स के पास, एंड भारत इटसेल्फ एज अ कंट्री के पास एक लिमिटेड पैसा था, तो आप हर जगह रडार से पूरे एयर स्पेस को कवर करने में उस टाइम पे असक्षम थे। तो कुछ कुछ एयर स्पेसेस गैप्स थे जहाँ जिसका फायदा ऑब्वियसली एनिमी को होगा या जिस जगह से वो जहाज आ रहा है उसको होगा। उन्होंने उस गैप्स का फायदा उठा के विद पुख्ता इंटेलिजेंस उठा के वो अंदर घुसे होंगे, जिसकी वजह से वो डिटेक्ट नहीं हो पाए होंगे। बट एज ऑन डेट हमारा पूरा एयर स्पेस पूरे कंट्री का स्टार्टिंग फ्रॉम लक्षद्वीप और अपना अंडमान निकोबार से लेके कश्मीर तक कोई भी एयर स्पेस का कोई भी ऐसा चप्पा नहीं है जहाँ पर यू डोंट हैव अ रडार कवर। नॉट ओनली रडार कवर, स्टैंड बाय रडार कवर इज ऑल्सो अवेलेबल। एक और चीज़ सर कि अभी जिस तरह का ऑपरेशन वॉर चल रहा है दुनिया में, कोई भी आज के टाइम में जो बड़ी कंपनीज है दुनिया की, वो ड्रोन को देने का तरीका चेंज हो गया सर। उनका मिसाइल को देने का तरीका वो असेंबल करके दे रहे हैं सर, वो पार्ट्स में दे रहे हैं। अगर जो मुझे ये लगता है, अगर सपोज करो कि जो ये 7 लोग पकड़े गए, अगर ये म्यांमार तक अगर ड्रोन भी पहुंचाते तो ड्रोन नहीं देते, असेंबल करके लेके जाते सर। तो एक ड्रोन को डायरेक्ट लेके जाएंगे तो आदमी पता लेगा, लेकिन असेंबल करके ले जाएंगे तो उस चीज को क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा ले जाने के लिए, एक टारगेट तक पहुंचाना। तो ये कितना मुश्किल है इस चीज को डिटेक्ट करना सर आज के टाइम में? क्योंकि मैं तो पहचान नहीं, देखो मेरा फील्ड नहीं है सर। अगर मेरे सामने कोई मिसाइल के पार्ट भी लेके आ जाएगा तो मुझे नहीं पता चलेगा, मेरा फील्ड ही नहीं है। सी ऑब्वियसली डिफिकल्ट है, क्योंकि आप ये जनरली जो आपने राइटली पॉइंटेड आउट कि ये जो सारी चीजें होती हैं डिलीवर होती है डिसमेंटल स्टेट में। बिल्कुल सर। तो इसके लिए again you need to have a good synergy between the intelligence agencies. See, for example, you need to know कि भाई okay ठीक है, this consignment is coming from X place to Y place, Y place में delivery है, वो इस तरह से dismantle state में आएगा। भाई एक X part इसका जयपुर से आएगा, Y part is coming via जोधपुर, Z part is coming via उदयपुर। तो वो आपको वो पुख्ता इंटेलिजेंस आपके पास होना जरूरी है। सर एक एग्जांपल के लिए हमारे को इंटेलिजेंस भी मिल गई, सपोज करो कि हमारे को RNW कहीं से भी एक इंटेलिजेंस मिलती है। मैं खुद सर NBDC से पास आउट भी हूँ, नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर से। मुझे भी अगर आप एक्सप्लोसिव दे दोगे ना सर, मैं भी गिनती के 15 से ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं पहचान पाऊंगा सर। मैं बता दूंगा TNT है या RDX है, PETN है सर, है ना। लेकिन 10,000 तरह का हाई एक्सप्लोसिव है दुनिया के अंदर 100%। तो सर जब मैं नहीं पहचान पाऊंगा NBDC से पास आउट होने के बाद 10 से 11 में पहचानी, तो क्या लगता है कि इस देश की जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, एजेंसीज हैं, या जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर रही हैं, मैं बोलता हूं सर आप एक गाड़ी के अंदर लेके चले जाओ, उसको
कोई नहीं पहचान पाएगा सर। तो ये कितना टफ है इस चीज के लिए सर। ये बहुत टफ है, एंड इसी के लिए हम लोग इस चीज़ की ना इस सीरियसनेस को हम समझते भी हैं। इसीलिए व्हाट इज हैपनिंग ऑफ लेट, अगर आपको पता हो, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड इवन द पुलिस फोर्सेस, उनको ट्रेन किया जाता है इन मिलिट्री स्टेशंस एंड इन एयरफोर्स स्टेशंस कि सब कन्वेंशनल वॉरफेयर से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाइंग द वॉरहेड्स, आइडेंटिफाइंग द एक्सप्लोजिव्स, आइडेंटिफाइंग कि कौन सा ड्रोन कैन बी अ थ्रेट टू द सिविलियन पॉपुलेशन एंड व्हाट कैन बी अ कॉम्बैट ड्रोन एंड व्हाट कैन बी अ लाइक ना जिसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी नहीं है जिस ड्रोन की। तो इस चीज के लिए वी डू ऑर्गेनाइज दिस सब कन्वेंशनल दिस प्रोग्राम्स जो कि चलते हैं, बट फिर भी जो आपने पॉइंट बोला इट्स टोटली करेक्ट कि हर चीज पहचान पाना इज क्वाइट इम्पॉसिबल, एंड दैट टू फॉर द पैरामिलिट्री एंड द पुलिस फोर्सेस। सर बिल्कुल, आपने बहुत टाइम दिया। हमारा तो अनकट पॉडकास्ट है, कहीं भी कट नहीं होगा, कोई एडिट नहीं होगा। तो मैं आखिरी में आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या आपको लगता है कि जो आज वॉर चल रहा है, देखो लोगों ने क्या बोला कि यूक्रेन और रशिया का 7 दिन में खत्म हो जाएगा, बोला यूक्रेन पूरा कवर हो जाएगा, 3.5 साल तो हमें देखते हुए हो गए सर। जैसे ईरान के ऊपर एक स्ट्राइक करी 28 तारीख को, बोला कि लीडर को हमने मार दिया, जबकि अभी तक कोई ऐसा एविडेंस दिया नहीं सिर्फ बोलने के अलावा। तो बोला यार ये वॉर कल खत्म, आज भी वॉर चल रहा है सर। तो क्या ये वॉर और आगे चलेगा, या लगता है कि इसमें और भी भविष्य के अंदर कुछ कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, या वॉर खत्म हो जाएगा सर इस सब चीज़ों को देखते हुए? इस वॉर की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ना यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द विक्टर। अब हम रजीम चेंज की बात कर रहे थे कि ईरान में रजीम चेंज, ऐसा ना हो कि यूएस में रजीम चेंज हो जाए। बिल्कुल सर, इम्पीचमेंट जो खमनेगी होने वाली थी या होने वाले, वो ट्रम्प इम्पीच हो जाए यूएस पार्लियामेंट में। बिल्कुल बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। तो इसको प्रेडिक्ट करने वाला कर पाना कि ऊंट किस करवट बैठेगा, इट्स लाइक ना, मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर आपने सकते। बहुत बढ़िया बोला सर कि लोग कह रहे हैं ईरान की सत्ता चेंज हो गई, ऐसा ना हो कि यूएस की सत्ता चेंज हो जाए। पूरी दुनिया हिला रखी है सर, दुनिया का पूरा लोग, मतलब ये लगा लो कि लोग पिछले कुछ टाइम से दुनिया के अंदर सिर्फ लोग एक ही हो कि कल क्या, लोगों ने तो आधा ये बोल दिया यार काम करके क्या करे, ट्रम्प तो सब कुछ खत्म करा रहा है सर। तो दुनिया को बिल्कुल खत्म, मतलब स्टेबल हटा दिया बिल्कुल लोगों को। तो एंड इस सारे कियोस में ना हम उसकी नेगेटिव उनकी बात कर रहे हैं कि अच्छा क्रूड ऑयल नहीं आएगा तो हिंदुस्तान में प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा, मतलब ह्यू एंड क्राई। इसमें ना इस सारे कियोस में हिंदुस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। हिंदुस्तान एंड वो जो ब्रिक्स है ना, ब्रिक कंट्रीज, उनके पास एक बहुत ही अच्छी सिल्वर लाइनिंग वाली अपॉर्चुनिटी भी है, जहां पे वो अमेरिका की बादशाहत, डॉलर की बादशाहत को निगेट करने के लिए इफ दे कम टुगेदर, द एंटायर वर्ल्ड ऑर्डर कैन ऑल्सो चेंज। तो हमें वो सिल्वर लाइनिंग देखनी है हमारे लिए। अब नेगेटिव चीजें तो तुम कितनी बोल दे रहे हो, बट व्हाट पॉजिटिव इंडिया कैन डू अमंग दिस ड्यूरिंग दिस chaos, जो इंडिया की जो बादशाहत है वर्ल्ड ओवर, तो उस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे अवेल कर सकें। सर आपने मतलब बहुत टाइम दिया और बहुत अच्छे से समझाया, पूरे वॉर को समझाया है सर कि कैसे एयर डिफेंस सिस्टम काम करती है, कैसे एयरफोर्स काम करती है, कैसे मिसाइल ऑपरेट होते हैं, कैसे ड्रोन ऑपरेट होते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। और लास्ट में अगर सर इस देश के यूथ को या पूरे देश को एक मैसेज देना चाहें सर, क्योंकि लोग बहुत पैनिक है वॉर को लेकर। नहीं, हिंदुस्तानियों को पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सोचना है कि ये सारी ना आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, तेल से चलने वाले चीज़ें, बायोलॉजिकल सर्वाइवल आपका स्टेक पे नहीं है, बिकॉज आपका हिंदुस्तान 75% हिंदुस्तान अभी भी गाँव में रहता है। बिल्कुल। तो बायोलॉजिकल, अब सोचो ईरानियन जो हैं वो अपने को शहीद समझ के लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमें तो सिर्फ सर्वाइव ही करना है। पैरेलल वहां से ड्रॉ करो। नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। तो अच्छा लगा आपसे बात करके सर। और ये पॉडकास्ट आपको मैंने बोला कि वैसा ही दिखाया जाएगा जैसे अभी शूट किया गया, इसमें कोई कट नहीं होगा, कोई एडिट नहीं होगा, क्योंकि हम कोई भी चीज़ एडिट करके सच्चाई को नहीं छुपा सकते। तो थैंक यू सर, आपने अपना बहुत टाइम दिया। थैंक्स सर। थैंक यू।